नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडीओ के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोगों का डिमांड था कि सर बिहार करंट को करवा दिया जाए। तो बिहार करंट का ऑलरेडी हमने 2 वीडियो कवर कर रखा है, जिसमें 200 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया है। आज ये तीसरा पार्ट है। अगर आप पहली बार चैनल तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको चैनल पे, ढूंढिएगा तो। और इसके पहले का जो 2 वीडियो है आसानी से आप देख सकते हैं। इस बुक को, चूँकि ये YCT पब्लिकेशन का बुक है, यूथ कंपटीशन, तो इसके बाद जो है मैं अपने कंटेंट को भी लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। कंटेंट अभी बन रहा है, कुछ बेहतर आपके समक्ष लेकर बहुत जल्द उपस्थित रहूँगा। जो करंट अफेयर्स पिछले 8 से 10 महीने का इम्पोर्टेंट होगा, उसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित रहूँगा। कंटेंट पे काम चल रहा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 के साथ। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर बिहार सरकार ने सीड फंडिंग को कितना बढ़ाया है? तो 25 लाख रुपए सीड फंडिंग को बढ़ा दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए मिलने वाली जो सीड फंडिंग थी, पहले 10 लाख थी, उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। और यह वृद्धि जो है वो राज्य में उद्यमिता, नवाचार और रोजगार के सृजन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। बिहार स्टार्टअप नीति की समय सीमा क्या है? तो 2022 से 2027 बिहार स्टार्टअप नीति की समय सीमा है। और इस नीति के तहत 10 लाख तक के सीड फंड 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अब ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलता जुलता दिख रहा है। तो ये जो 10 लाख का सीड फंड था, इसी को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। 203 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 पर बिहार में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो अविन्या बिहार 2.0 का आयोजन किया गया है। और यह जो है 16 जनवरी 2026 को नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर बिहार में अविन्या बिहार 2.0 कार्यक्रम का आयोजन पटना में किया गया है। जगह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो स्टार्टअप्स को नीति निर्माताओं व निवेशकों से जोड़ना, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो बिहार में निवेश करने को उत्साहित रहें, बिहार में निवेश किया जा सके, बिहार में जो है निवेश को आमंत्रित किए जाने के लिए ये सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं? तो कुल 28 महिला विधायक चुनी गई हैं। और ये 2020 की तुलना में कम है। ठीक है, कम है या ज़्यादा है? आप एक बार हमें कंफर्म होकर बताइएगा। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर हुआ है, क्योंकि विधानसभा की सीट 243 है, विधान परिषद की सीट 275 है, राज्यसभा का 16 है, लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं बिहार में। तो इसमें जो है 28 महिला विधायक चुनी गई हैं। और कुल सीटों की अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो 11.5% महिलाएं चुनी गई है। इस चुनाव में कुल 67 महिलाओं को टिकट दिया गया था। 243 में से 67 सीट ऐसे थे जहाँ पर महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ी थी। बिहार की पहली गीडे मास्टर नहीं, यहाँ पर फीडे होगा, शतरंज से संबंधित है। ठीक है, फीडे मास्टर कौन है जो हाल ही में चर्चित रही हैं? तो ये मरियम फातिमा है। ठीक है, और ये जो मरियम फातिमा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, मरियम फातिमा फीडे यानी चेस की काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं और फीडे मास्टर चुनी गई हैं। ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और मात्र 19 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है इस मुकाम को हासिल कर लिया। उन्होंने 2000 से अधिक रेटिंग पाकर ये उपलब्धि हासिल की है। चेस में जो है अगर आप फीडे मास्टर वगैरह बनना चाहते हैं या फिर ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं, तो इसमें जो है कुछ रेटिंग्स दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट इनको 2000 मिला है, 2000 से अधिक। बिहार में महिला संवाद अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया, जो 2025 में चर्चा में रहा है? तो महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए इसका जो है उद्देश्य ये था, महिला संवाद अभियान का। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किया गया महिला संवाद अभियान जो है वो राज्य भर में महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना तथा ताकि उनका सशक्तिकरण किया जा सके, इन सारे उद्देश्यों के लिए ये जो महिला संवाद अभियान है शुरू किया गया था। दिसंबर 2025 में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर प्रेम कुमार चुने गए हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक जो है कई बार ये रह चुके हैं। ठीक है, प्रेम कुमार को 2 दिसंबर 2025 को विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है। बिहार में 7 निश्चय 3 का कार्यक्रम की जो अवधि है वो 2025 से 30 है। 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा दिया गया था एनडीए के द्वारा। 7 निश्चय 1 जो है वो 2015 से 2020 तक चला था। 2020 से 2025 तक 7 निश्चय 2 चला था। 3 जो है वो 25 से 30 तक है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार को विकसित राज्य बनाना, 1 करोड़ नौकरी देना युवाओं को। इसके अलावा 7 निश्चय 3 पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। ठीक है,
दिसंबर 2025 में बिहार में लोक लेखा समिति के चेयरमैन कौन बने हैं? तो भाई वीरेंद्र बने हैं। ये वही भाई वीरेंद्र हैं जो वायरल हुए थे, जो कहते हैं फ़ोन पे सचिव जी से कि हाँ तू विदेश का है रे, तू भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानता। ये वही भाई वीरेंद्र हैं, ठीक है। तो इनका कार्यकाल जो है मार्च 2027 तक के लिए रहेगा। अब ये जो लोक लेखा समिति के चेयरमैन इन्हें बनाया गया है, इनका काम क्या होगा? तो लोक लेखा समिति आप देखिए समझ जाएंगे, पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति को पब्लिक अकाउंट कमेटी इंग्लिश में बोला जाता है। और इनका काम क्या होता है? तो राज्य के जो खर्चे होते हैं और सीएजी के रिपोर्ट वगैरह जो आते हैं उनकी जांच करना। और ये आरजेडी के विधायक हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, लालटेन छाप। ISFR 2023 में बिहार के किस जिले में फॉरेस्ट कवर सबसे कम है? तो यहाँ जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, पटना, शेखपुरा, सीतामढ़ी, इन सभी में लगभग 0% के आसपास है। जैसे शेखपुरा की अगर बात करें तो शेखपुरा में 0.17% है। तो फॉरेस्ट कवर के मामले में ये तीनों जिला जो है, यानी इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 0% या नगण्य है, तो ये 0.17 है, तो लगभग ये 0 ही मानकर चलना उचित होगा, ठीक है। वैसे अगर डेटा पूछ दिया जाए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे ISFR रिपोर्ट जो 2023 आई है उसे हम लोग एक अलग से वीडियो में कवर कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले। फिर से उसी रिपोर्ट से क्वेश्चन है, इसके अनुसार बिहार में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है? तो सबसे अधिक वृद्धि भागलपुर में हमें देखने को मिली है, और यहाँ पर 33.82 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि भागलपुर में दर्ज की गई है। किसमें? तो वनावरण में। ISFR रिपोर्ट 2023 में बिहार के किस जिले में वनावरण में कमी आई है? तो अररिया जिले में वनावरण में कमी दर्ज की गई है, और अररिया जिले में लगभग 1.64 किलोमीटर स्क्वायर की कमी दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से क्या दिसंबर 2025 में मोतिहारी में विश्व का सबसे बड़ा स्थापित किया गया है? तो शिवलिंग को जो है ये मोतिहारी में, यानी कि पूर्वी चंपारण जिसे आप कहते हैं, पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग नवनिर्मित रामायण मंदिर जो बन रहा है, रामायण परिसर में स्थापित किया गया। और इसको जो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया। यह 33 फीट ऊंचा और 210 मीट्रिक टन वजनी है। 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2025 में बिहार में कितनी चीनी मिलों की स्थापना का फैसला लिया गया है? तो आपको पता है कि बहुत सारी चीनी मिल है जो बिहार में बंद है। तो औद्योगिक विकास को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो इन चीनी मिलों को आपको फिर से शुरू करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 25 ऐसे चीनी मिल हैं जिनको फिर से जो है फैसला लिया गया है, इसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। और इस कदम से जो है किसानों की आमदनी बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है 215 नंबर, दिसंबर 2025 में बिहार में कितने नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? तो कुल 31 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाने की, स्थापित करने की, विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। और इसके लिए 29 जिलों में लगभग 14,036 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। 10 सेक्टर जैव, फार्मा, टेक्सटाइल आदि के स्थान पर सरकार का जोर है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर कितना अनुमानित है? तो 76,490 है, ठीक है। और इसके अनुसार अगर आप बात करें तो 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 76,490 हो गई है, जो कि 2020-21 में कितना था? 46,412 रुपया, ठीक है। ये आर्थिक समीक्षा जो 2025-26 आई है इसके अनुसार क्लियर है। तो बजट में जो है आगामी वर्ष यानी कि आने वाले वर्ष पे चर्चा करते हैं, और आर्थिक समीक्षा जो होती है यानी जो वर्ष बीत गया है उस पे चर्चा की जाती है। क्लियर है इतनी चीज़ें। नवंबर 2025 में बिहार की नई कैबिनेट ने कितना रोजगार का लक्ष्य रखा है? तो 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा है, और काफ़ी अच्छे से बिहार सरकार इसको कार्यान्वित भी कर रही है। और साथ ही बिहार को वैश्विक कार्यस्थल बनाने की भी योजना बनाई जा रही है इसके तहत। 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2025 में बिहार के कौन सी झील को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया? कब? नवंबर 2025 में रामसर साइट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 218 नंबर क्वेश्चन। तो रामसर साइट जो है नवंबर 2025 में गोगाबिल झील को घोषित की गई है। और गोगाबिल झील कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा कटिहार। गोगाबिल झील जो है वो कटिहार में। बिहार में रामसर साइट की संख्या जो है वो कुल 6 है। कौन कौन सा है? एक तो आप गोगाबिल देख रहे हैं, काबरताल झील कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय में है। दूसरा नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों जमुई में है।
दोनों जमुई में है। चौथा नोट डाउन कीजिए, 1 2 3, चौथा तो ये गोगाबिल है ही, मतलब 2 और नोट डाउन कर लीजिए। एक तो है गोकुल जलाशय जो बक्सर में है। एक है उदयपुर झील, ये कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है। क्लियर है? 6 रामसर साइट हैं बिहार में अभी। चलिए, छठवां रामसर साइट जो है, और भारत का यह जो है गोगाबिल झील को जब शामिल किया गया था तो ये भारत का 94वां नंबर का रामसर स्थल था। नवंबर 2025 में बिहार के गवर्नर कौन थे जिन्होंने नई कैबिनेट को शपथ दिलाई थी? तो ये आरिफ मोहम्मद खान थे। वर्तमान में कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। 219 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो उस समय आरिफ मोहम्मद खान थे, और ये जो है 2 जनवरी 2025 को बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में निम्नलिखित में से किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो मानव पूंजी विकास और अवसंरचना पर विशेष जोर दिया गया है। और 7 निश्चय 3 में कई विषयों पर घोषणाएं भी की गई, जैसे कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार की घोषणा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बिहार की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर की तुलना में रही, तो राष्ट्रीय जो औसत थी उससे काफ़ी अधिक रही है। बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 आप देखेंगे तो उसमें बिहार का विकास दर 13.1% रहा है, हमें देखने को मिला है। वहीं अगर राष्ट्रीय विकास दर की आपसे बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय विकास दर केवल 9.8% है। और इस बार के बजट में जो लक्ष्य रखा गया है वो 14% से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें मुख्य चुनौतियां क्या रही? तो रोजगार और क्षेत्रीय असमानता इसमें मुख्य रही। हालांकि देखिए, 25-26 की जो आर्थिक सर्वेक्षण आई है इसके अनुसार वृद्धि दर हमें ठीक ठाक देखने को मिली, राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है, 13.1%। लेकिन बावजूद इसके रोजगार सृजन व क्षेत्रीय असमानता जो है वो प्रमुख चुनौती बनी हुई है बिहार के लिए। 223 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो 5,000 रुपये दी जाती है। उन्हें मिलेगी जो बीपीएल में यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं और इनका वार्षिक आय जो है वो 60,000 रुपया से कम हो। ठीक है, उनको ये 5,000 रुपये की सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किस बजट के तहत घोषित की गई थी? तो केंद्रीय बजट 2025 में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषित की गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बड़ी दिलचस्प बात है कि देश में मखाना उत्पादन जो होता है उसका 90% मखाना केवल बिहार उत्पादित करता है। ठीक है, तो मखाना बोर्ड बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था बिहार में, हालांकि घोषणा हुई, अभी तक बना नहीं है। ठीक है, कार्य प्रगति पर है, देखिए कब तक बनता है। चलिए, तो इसका जो है आधिकारिक शुभारंभ 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूर्णिया में किया गया है। बिहार बजट 2026-27 में विकास दर का अनुमान मैंने अभी बताया था कि 14 से ज़्यादा रखा गया, तो 14.9%, यानी कि मतलब पिछले बार जो था वो 13.1% आर्थिक सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट निकल कर आई है। इस बार जो अनुमान रखा गया है वो 14.9% का रखा गया है। 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में कितने प्रकार के रोजगार को प्रोत्साहन दिया गया है? तो कुल 18 प्रकार के ऐसे रोजगार हैं जिसको प्रोत्साहन दिया गया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। और इस योजना के तहत 18 तरह के रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक देने का प्रावधान भी किया गया है। 227 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल 36 पदक जीते और पदक तालिका में बिहार का स्थान 15वां रहा था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो बिहार में ही किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 36 पदक में 7 स्वर्ण शामिल था, 11 रजत था और 18 कांस्य, कुल 36 पदक हो गए, जो अभी तक का राज्य का जो है बिहार राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार की रैंकिंग अभी हमने बताई 15वीं रैंकिंग थी। और पिछले बार की अगर बात कर ली जाए तो पिछले बार बिहार 28वें स्थान पर था और पिछले वर्ष बिहार को केवल 1 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य मिले थे। हालांकि ये डेटा आपको याद नहीं रखना, आपको ये डेटा याद रखना है, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य। 7, 11, 18, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 केवल याद रखिएगा और 11 याद रखिएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 7 और 11 18 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक कुछ भी अपना आप न्यूमोनिक्स बना लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सेपक टकरा खेल में बिहार के लड़कियों ने क्या हासिल किया? तो ओवरऑल चैंपियन रही थी, 1 स्वर्ण और 5 रजत व 1 कांस्य पदक बिहार में सेपक टकरा खेल में ओवरऑल चैंपियन बनकर बिहार सामने आया था। बिहार राज्य खेल सम्मान 2025 में कुल कितनी राशि वितरित की गई है? तो कुल लगभग 7.5 करोड़ रुपये वितरित की गई थी।
ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो 7.43। 7 बिहार राज्य खेल सम्मान बिहार सरकार द्वारा लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है और 2025 में इस पुरस्कार के अंतर्गत सम्मान राशि 7.43 करोड़ वितरित की गई थी। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 जो कि पहला संस्करण हुआ है दमन और दीव में, तो बिहार ने कुल कितने पदक जीते, तो बिहार के द्वारा कुल 3 पदक जीते गए हैं। प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था 2025 में, जिसका आयोजन जो है वो 19 से 24 मई 2025 को दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव में हुआ था। मणिपुर ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। बिहार को 3 कांस्य पदक मिला है और इस तरह से पदक तालिका में बिहार 28वें स्थान पर है। बिहार में पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो ये जो है यहाँ पर आंसर आपको बी दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर ए है। ठीक है, 2025 में बिहार सरकार द्वारा 2025 में पैरा एथलीटों के लिए आवासीय स्कूल खोलने की घोषणा की गई और ऐसा करने वाला वह प्रथम, यानी बिहार जो है वो प्रथम राज्य है। 232 का आंसर ए है 2025। 38वें नेशनल गेम्स 2025 में बिहार की एक प्रमुख उपलब्धि थी, तो बिहार की प्रमुख उपलब्धि थी वो तीरंदाजी में बिहार को रजत पदक मिला था। 38वें नेशनल गेम्स 2025 की अगर बात कर ली जाए तो बिहार की अंशिका ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता था। ये इन प्लेयर का नाम आप जरूर 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि बिहार की खिलाड़ी अंशिका का संबंध निम्नलिखित में से किस इवेंट से है या किस गेम से है, तो अंशिका के बारे में अगर पूछा जाएगा तो तीरंदाजी से इनका संबंध है। और जबकि कुल पदकों की संख्या अगर पूछी जाए तो 12 थी, जिसमें 1 स्वर्ण था, 6 रजत थे और 5 कांस्य पदक शामिल थे। बिहार में नेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है, तो ये पटना में आयोजित की गई है और जून 2025 में इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मुख्य थीम क्या था, तो खेल के रंग बिहार के संग। आपको मैंने बताया अभी कि इसका आयोजन जो है वो बिहार में ही किया गया था, है ना। 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, भागलपुर व बेगूसराय में इसका आयोजन किया गया था और थीम जो है वो खेल के रंग बिहार के संग। अगला क्वेश्चन है कि सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में हुआ है, तो बिहार में ये पटना में पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुआ था। हाँ ठीक है, पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम पटना में आयोजित किया गया था। बिहार बजट 2026-27 किस विजन पर आधारित है, तो 7 निश्चित 3 पर है, जिसका हमने बताया आपको 2025 से 30 फिर से नीतीश जो नारा दिया गया था, तो ये 7 निश्चित 3 का भी जो समय अवधि रखा गया है वो 2025 से 30 रखा गया है। तो बिहार बजट 2026-27 को 7 निश्चित 3 के तहत तैयार किया गया, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में कितना खर्च हुआ है, तो 3633 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। जनवरी 2026 तक मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसदों एवं विधायकों द्वारा 3633.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 72,206 विकास परियोजनाएं पूरी की गई है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस आयु वर्ग के युवाओं के लिए है, तो ये 18 से 28 वर्ष के युवाओं के लिए, और इसमें जो है इंटर्नशिप के साथ 4 से 6,000 रुपये प्रति माह तक का मासिक आर्थिक सहायता इसमें प्रदान किया जाता है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 2025-26 में कौन सी प्रमुख नीति लागू की गई, तो खेल छात्रवृत्ति नीति भी शामिल है इसमें, ग्रामीण क्रिकेट लीग भी है, दिव्यांग खेल प्रतियोगिता भी, यानी उपरोक्त सभी। और क्रिकेट में अभी बिहार को काफ़ी बड़ी उपलब्धि मिली है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी सेट में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा छात्रवृत्ति, ग्रामीण लीग, दिव्यांग प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम शुरू किए गए और इससे युवाओं में खेल भावना का प्रसार होगा तथा राज्य में खेल की स्थिति मजबूत होगी। बिहार बजट 2026-27 का कुल व्यय लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 3.47 लाख, और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा है। इतिहास का सबसे बड़ा बजट है ये बिहार का। ठीक है, बिहार बजट से जुड़ी अगर कुछ चीज़ों को आप नोट करना चाहें मैं बोल दूंगा, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पे लिखना संभव नहीं है। यह बजट जो है मुख्य रूप से 7 निश्चय 3 परिकल्पना पर जो है प्रस्तुत किया गया है, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि बुनियादी ढांचा और आम लोगों के कल्याण पर जोर दिया गया है। बजट का आकार देखिए यहाँ दिया ही गया है ना, 3,47,589.76 करोड़ रखा गया है। वित्त वर्ष 2025-26 की अगर आप इससे तुलना करेंगे तो 25-26 की तुलना में ये जो 2026-27 का बजट है बिहार का, ये लगभग 30,694 करोड़ रुपया अधिक है इस बार का बजट। राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय अगर पूछा जाए आपसे इस बार का, तो 2,25,434 करोड़ है, यानी कि 65% बजट का। पूंजीगत व्यय पूछा जाए तो पूंजीगत व्यय जो है वो 1,22,155 करोड़ है, यानी कि
65 में से आप 100 में से 65 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 35%। राजकोषीय घाटा अगर पूछा जाए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP का, तो ये लगभग 2.99% होने का अनुमान है। और यह बजट जो है वो 7 निश्चय 3 रोड मैप द्वारा निर्देशित है, जिसका उद्देश्य जो है वो प्रति व्यक्ति आय को 2x यानी दुगना करना है और 1 करोड़ नौकरियां देना है, 1 करोड़ नौकरियां सृजित करना है। शिक्षा के क्षेत्र को जो है वो 68,216 करोड़ रुपया का उच्चतम आवंटन प्राप्त हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र को इस बार बजट आवंटन मिला है, जो स्कूली शिक्षा, शिक्षक सहायता, बुनियादी ढांचे और सीखने की गुणवत्ता को प्राथमिकता देती या प्राथमिकता को दर्शाती है। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण में भी ठीक ठाक रुपया इसमें मिला है ना। तो ये कुछ मोटा मोटी चीज़ें थी जो आपको निश्चित तौर पर याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 242 नंबर, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक कितनी महिलाओं को पहली किस्त यानी 10,000 रुपये मिल चुकी है? तो 1.81 करोड़। हालांकि अब फिर से मिल गया है कुछ लोगों को, तो ये डेटा अभी उतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अभी भी इसके बाद मतलब ये बुक के प्रकाशन होने के बाद अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारी महिलाओं को पैसा 10,000 रुपये अकाउंट में आए हैं। पद्म पुरस्कार 2026 में बिहार से कुल कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया? देखिए यहाँ पर 2026 के बारे में पूछा जा रहा है। तो 2026 में कुल 3 लोगों को दिया गया है। भरत सिंह भारती, और ये जो नाम आपको दिख रहा है भरत सिंह भारती, इनका संबंध अगर पूछा जाए किस क्षेत्र से है तो कला क्षेत्र से है, ध्यान रखिएगा, कला क्षेत्र से है। और भोजपुरी गायन और लोक कला विशेष रूप से पूर्वी विधा के लिए ये फेमस हैं भरत सिंह भारती। विश्व बंधु इनको मरणोपरांत मिला है, हालांकि इनका निधन 2025 में ही हुआ है। तो स्वर्गीय विश्व बंधु, इनका भी अगर संबंध पूछा जाएगा किस क्षेत्र से है तो कला क्षेत्र से है। और लोक नृत्य डोमकच, डोमकच के लिए प्रमुख हैं, डोमकच को मुख्य धारा में ये लेकर आते हैं, इसलिए इन्हें जो है विश्व बंधु को मरणोपरांत। और इन तीनों को ध्यान रखिएगा पद्मश्री मिला है, ठीक है। 3 तरह के पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो बिहार से इस बार जो 3 लोगों को मिला है वो पद्मश्री मिला है केवल। तीसरा जो व्यक्ति हैं वो गोपाल जी द्विवेदी हैं। गोपाल जी द्विवेदी जो है ये, इनका संबंध विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र से है, क्लियर है। और भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये जो पद्म पुरस्कार है दिए जाते हैं। और इस बार कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है, बाकी 113 पद्मश्री है, क्लियर है। चलिए, पद्म पुरस्कार 2026 में बिहार से मरणोपरांत पद्म किन्हें मिला? देखिए, कोई भी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करने के बाद यही फायदा होता है। देखिए आगे अभी जो आएगा वो क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बनेगा। मरणोपरांत किनको मिला है? तो मरणोपरांत अभी हमने देखा था विश्व बंधु जी को मिला है, और इन्हें जो है वो लोक नृत्य व कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु हमने बताया था 2025 में हुई है। 2026 में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के किस व्यक्ति का संबंध कृषि विज्ञान से है? अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था, गोपाल जी द्विवेदी हैं। और द्विवेदी, ये गोपाल जी त्रिवेदी को कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, पद्मश्री मिला है तीनों लोगों को। पद्म पुरस्कार 2026 में बिहार से पद्म भूषण किसे मिला है? तो पद्म भूषण किसी को नहीं मिला, तीनों को पद्मश्री मिला है। तो ये नाम देख के कहीं आप टिक मत लगा दीजिएगा किसी को, कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है, तीनों लोगों को पद्मश्री मिला है। पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार की कोकिला, यहाँ पर 2025 के बारे में पूछा जा रहा है, बिहार की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध किस लोक गायिका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर शारदा सिन्हा को। और छठ महापर्व बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है, और इनके गीत के बिना वो पर्व अधूरा रह जाता है। और इनकी मृत्यु भी जो है वो छठ के समय ही, छठ के आसपास ही हुई थी, और नई दिल्ली में 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, ठीक है। मैथिली संगीत में काफ़ी अभूतपूर्व, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। अगला क्वेश्चन है 2025 के पद्म पुरस्कारों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री होगा यहाँ, मुख्यमंत्री कहाँ रहते कभी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को किस पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो 2025 के बारे में पूछा जा रहा है, तो पद्म भूषण दिया गया था इन्हें, ठीक है। और 13 मई 2024 को इनकी मृत्यु हुई थी। 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2025 में मुजफ्फरपुर की निर्मला देवी को किस कला के लिए पद्मश्री मिला है? तो सुजनी कला के लिए इन्हें, मतलब सुजनी कढ़ाई के लिए पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। और इन्होंने जो है वो 40 वर्ष से अधिक समय से जो है इस लोक कला को संरक्षित इनके द्वारा किया गया है। बिहार राज्य खेल सम्मान 2025 किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिहार स्टेट
स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और बिहार राज्य खेल सम्मान 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी व प्रशिक्षकों को दिया जाता है। बिहार में एक और चीज़ अभी चल रहा है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ। चलिए 251 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सोलर ऊर्जा लैंप प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किसके लिए है? तो ये ग्रामीण महिलाओं के लिए है, ठीक है। और सोलर लैंप ऊर्जा प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व में बिहार में शुरू किया गया। इसके तहत बिहार की ग्रामीण महिलाओं को सोलर लैंप असेंबल और मेंटेन करने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर है? चलिए 252 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देना है, ठीक है। 4 लाख रुपए तक दिए जाते हैं इसमें, है ना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इसमें 4 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 12वीं पास छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए ऋण का जो है सो व्यवस्था करती है, ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। यह योजना 2 अक्टूबर 2016 से लागू की गई। बजट 2026-27 के 7 निश्चय योजना के तहत 8149 करोड़ रुपये का बजट इसके लिए आवंटित किया गया है। बिहार का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो ये नवादा के रजौली में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और इसकी घोषणा जून 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। 2026 में बिहार में नया एयरपोर्ट किस जिले में प्रस्तावित है? तो भागलपुर में प्रस्तावित है 2026 में, है ना। बिहार के 6 शहरों यथा मतलब मुंगेर में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, भागलपुर, सहरसा, बीरपुर, सुपौल व वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है ना। तो यहाँ पर मुंगेर भी दिख रहा है आपको, लेकिन 2026 में जो है अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर भागलपुर आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2025-26 में कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है? और 125। और ये जो 125 यूनिट फ्री देने की घोषणा की गई है, इसके बाद अगर आप बिजली कनेक्शन लेने जाएंगे तो जो बिजली ऑफिस है उसका माहौल कुछ और ही बना हुआ है। उनको लग रहा है बिजली ऑफिस में जो जेई सर लोग बैठते हैं, जूनियर इंजीनियर, उनको लगता है, इंजीनियर हैं लेकिन जूनियर हैं, लेकिन उनको लगता है कि 125 यूनिट हम अपने जेब से दे रहे हैं। नए कनेक्शन देने में क्या मतलब धांधली हो रहा है, क्या ही बोला जाए। चलिए, इस योजना का लाभ जो है 1.67 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। वर्तमान में बिहार में टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? तो ये 3% है और राष्ट्रीय औसत से ये काफ़ी अधिक है। राष्ट्रीय औसत जो है वो 1.9 से 2.0 है, ठीक है। और NFHS 5 के अनुसार जो है वो बिहार का 2.98 है। मतलब ये टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या समझते हैं? एक महिला जो है ये बिहार में एक महिला लगभग 3 बच्चे को जन्म दे रही है, यही है टोटल फर्टिलिटी रेट। बिहार मंत्रिमंडल 2025 में कितनी महिला मंत्री हैं? तो 3 हैं। कौन कौन महिला मंत्री हैं? तो जेडीयू की लेसी सिंह हैं तथा बीजेपी की रमा निषाद जो हैं वो पिछड़ा कल्याण एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण का मंत्रालय मिला है। श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा से खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनी है, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मंत्रालय में महिलाओं की हिस्सेदारी 11% है। और हमने देखा था कि 243 सीट में उसमें भी जो महिलाएं 28 महिलाएं जीत कर आई थी, तो वो भी लगभग 11% था। तो वो यहाँ पे भी बैलेंस कर दिया गया है। ISFR 2023 के अनुसार बिहार में कुल वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर पर है? तो ये 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर पर है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% है। तो ये प्रतिशत वाला चीज़ भी याद रखिएगा। 2021 से 2023 तक बिहार में वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 0.16% की वृद्धि हमें देखने को मिली है 2023 के अनुसार, मतलब ISFR 2023 के अनुसार 2023 में वन आवरण 8% हो गया है। 2021 की अगर आप डेटा देखेंगे यानी ISFR 2021 में 7.84% था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 0.16% की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी कम है। ISFR 2023 के अनुसार बिहार के वनों में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है? तो ये साल है, ठीक है। सर्वाधिक जो प्रजाति पाई जाती है वो साल के पौधे पाए जाते हैं। साल के लगभग 2.37 करोड़ से अधिक पेड़ हैं। ISFR 2023 के अनुसार कितने प्रतिशत वनावरण है बिहार में?
तो वन आवरण हमने बताया था कि 8% है जब हम डिस्कस कर रहे थे पीछे। बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला ज़िला कौन सा है? तो हमेशा की तरह कैमूर ही है, हमेशा ही नहीं, 2021 में भी कैमूर ही था। वन आवरण में पहले नंबर पर कैमूर है, दूसरे नंबर पर अगर पूछ लिया जाए तो जमुई है ना, यहाँ लिखा ही होगा, जमुई है 21.65%, कैमूर में लगभग 30.5% है, तथा तीसरे नंबर पर मुंगेर है 21.57%। जमुई मुंगेर में बहुत कम ही अंतर है। ISFR 2023 में बिहार का कुल वनावरण और वृक्षावरण प्रतिशत, वनावरण 8% था, वृक्षावरण कितना है? तो 2.7% है। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 11 से 12% यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और वर्ष 2021 की तुलना में 151 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हमें देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन बिहार में कब आयोजित किया गया? तो ये 12 से 13 जनवरी 2026 को पटना में आयोजित किया गया था, और सम्मेलन में पुलिस आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा 2047 के संदर्भ में बिहार पुलिस की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। बिहार विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में हुआ है बिहार विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन, और 18 जनवरी 2026 को यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेट्स एम्पायर बिहार द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित बिहार के निर्माण के लिए उद्यमियों व प्रवासी बिहारियों को जोड़ना है। बिहार सरकार ने बिहार AI मिशन को कब मंजूरी प्रदान की? तो नवंबर 2025 में बिहार AI मिशन को मंजूरी बिहार कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य अगर पूछा जाए तो राज्य में नवाचार को बढ़ावा देना तथा विकसित बिहार में योगदान देना है। 2025 में बिहार को डिजिटेक अवार्ड्स में स्वर्ण पुरस्कार किस ऐप और योजना के लिए मिला है? तो ये बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना के लिए मिला है। 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स में बिहार को बिहार कृषि ऐप, जो कि किसानों के लिए लाया गया है, और स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार यानी कि गोल्ड पुरस्कार मिला है। यह डिजिटल गवर्नेंस और कृषि क्षेत्र में बिहार की प्रगति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार से कितने बच्चे को सम्मानित किया गया है? तो बिहार से 2 बच्चे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में कुल 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। बिहार से 2 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया था। बिहार टूरिज्म पॉलिसी का उद्देश्य इको टूरिज्म। बिहार टूरिज्म पॉलिसी का उद्देश्य इको टूरिज्म में क्या अंतर है? तो ये सतत तरीके से निवेश और प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन। बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023 जिसे 2025 में संशोधित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो राज्य के पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना तथा निवेश और प्राइवेट सेक्टर को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना है। 2025 में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बोधगया में बुद्धिस्ट मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसिंग सेंटर के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 165.44 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित की गई है। और इस परियोजना का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो पर्यटकों को बौद्ध शिक्षाओं की विरासत का गहन अनुभव प्रदान कराना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद स्कीम के तहत मार्च 2025 में बिहार में किस मंदिर के विकास के लिए 13.29 करोड़ रुपये दिया गया है? तो बिहार में अंबिका भवानी मंदिर जो कि सारण में बन रहा है, इसके लिए 13.29 करोड़ रुपये दिया गया है। और इसमें अंबिका भवानी मंदिर के लिए 13.29 करोड़ और पटना साहिब के लिए 29.62 करोड़ दिए गए। किसके तहत? तो प्रसाद स्कीम के तहत। बिहार सरकार ने हाल ही में कितने इको टूरिज्म साइट्स को हाईलाइट किया है? यानी 2026 तक के बारे में पूछा जा रहा है। तो कुल 24 ऐसे साइट्स हैं जिसको हाईलाइट किया गया है, 24 प्राकृतिक स्थलों को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है वो 8 प्रमुख बांधों को भी इसमें शामिल किया गया है। कि क्यों? तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली प्रमुख नीति कौन सी है जिसमें हाल ही में संशोधन किया गया है? तो बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023 थी, जिसका जो है 2025 में संशोधन किया गया है। इसमें निवेश सीमा को कम करना, निवेशकों के लिए कर में छूट आदि संबंधित सुधार किए गए हैं। इको टूरिज्म स्कीम कितने जिलों में विशेष फोकस के साथ लागू हो रही है 2025-26 में? तो ये कुल 7 जिलों में, ठीक है, लागू हो रही है। इस पहल का उद्देश्य इन क्षेत्रों में प्राकृतिक व वन्य जीव पर्यटन है, इन सारी चीज़ों को
बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। विराट रामायण मंदिर परिसर कितने एकड़ में विकसित किया जा रहा है? तो 120 एकड़ में ये पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी में बन रहा है ये विराट रामायण मंदिर परिसर, और कुल क्षेत्रफल 120 एकड़ है। इस मंदिर परिसर में 22 मंदिर, 18 गर्भगृह, शिवलिंग आदि बनाए जा रहे हैं। विराट रामायण मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये 22 मंदिर, अभी हमने इसकी डिटेल में देखा था, और यह जो है 2026 से 2028 के बीच बनकर तैयार हो जाएगा विराट रामायण मंदिर। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2025 का निम्नलिखित में से किससे संबंध रहा? तो ग्लोबल निवेशक सम्मेलन से इसका संबंध रहा है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2025 निवेशक सम्मेलन के रूप में अगस्त 2025 को ज्ञान भवन जो कि पटना में स्थित है इसमें आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना, विशेषकर फूड प्रोसेसिंग, आईटी और विनिर्माण क्षेत्र में। तो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बिहार सरकार वो हर प्रयास कर रही है जो करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो बिहार में ना ही कोई अच्छी खासी क्या है ही नहीं, इंडस्ट्री भी नहीं है, अल्कोहल बंद ही है। तो अल्कोहल वाला जो टैक्स है वो झारखंड और यूपी लेके जाता है बिहार के लोगों से, है ना। तो ये सारी अच्छे कदम बिहार सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। आईआईटी पटना में एआई रिसर्च पार्क स्थापित करने के लिए कितने करोड़ का निवेश यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है? तो ये 250 करोड़ का हुआ है। और फरवरी 2026 में नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बिहार सरकार व आईआईटी पटना के बीच एआई रिसर्च पार्क बनाने के लिए 250 करोड़ निवेश का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। यह पार्क उद्योगों व शैक्षणिक क्षेत्र के बीच सेतु का काम करेगा। बिहार एआई मिशन के तहत कितने एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है? तो कुल 3 ऐसे सेंटर की स्थापना करने की बात इसमें की गई है। बिहार एआई मिशन का फोकस क्षेत्र नहीं है, तो फोकस क्षेत्र इसका परमाणु ऊर्जा नहीं है, ठीक है। बाकी गवर्नेंस है, कृषि है, आपदा प्रबंधन है। इसके अलावा जो है शिक्षा भी है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा, गवर्नेंस, स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन आदि है, जबकि परमाणु ऊर्जा इससे संबंधित नहीं है। जनवरी 2026 में बिहार के किस जिले के 9 लड़कियों को प्रेरणा स्कॉलरशिप 2026 के तहत चयन किया गया है? तो ये 9 लड़कियां जो है वो भी कैमूर की रहने वाली हैं। ये वही कैमूर है जहाँ पर वनावरण सबसे ज़्यादा है, लगभग 30.5% है, और ये वही कैमूर है जहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, और ये वही कैमूर है जहाँ पर दूसरा बाघ अभ्यारण्य प्रस्तावित है बिहार में। क्लियर है? तो 9 उभरते खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है, जिसमें साइकिलिंग, एथलेटिक्स और फुटबॉल के खिलाड़ी शामिल हैं, और प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपये और प्रमाण पत्र दिया गया है। जनवरी 2026 में बिहार क्रिकेट टीम ने किस ग्रुप में प्रमोशन हासिल किया? मैंने बताया था आपको, क्रिकेट खेल में बिहार का काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। तो इसमें जो है रणजी, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली, इन सारी चीज़ों में प्रमोशन हासिल किया है। तीनों में जो है वो एलिट ग्रुप में पहुंचने की उपलब्धि बिहार के द्वारा हासिल की गई है। तीनों फॉर्मेट में एलिट ग्रुप में पहुंचना जो है वो बिहार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। जनवरी से फरवरी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? तो बिहार के द्वारा कुल 12 पदक जीते गए, जिसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं, और पदक तालिका में बिहार 29वें स्थान पर रहा। दिसंबर 2025 में बिहार के किस शहर में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन किया गया? तो ये पटना में इसका आयोजन किया गया, और इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन पटना में हुआ है, जिसमें देश भर के 1085 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत दिसंबर 2025 में रग्बी 75 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि पटना में है, यहाँ पर किया गया है। और अंडर 19 और अंडर 17 आयु वर्ग के लिए नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी 75 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। दिसंबर 2025 में चर्चा में रही श्रेयसी सिंह बिहार सरकार के किस मंत्रालय का कार्यभार इनको सौंपा गया है? तो खेल और सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यभार इनको सौंपा गया है, और 22 नवंबर को इन्होंने इसकी शपथ ली थी, पदभार इनके द्वारा ग्रहण किया गया। शपथ तो पहले ही लेती है, लेकिन पदभार जो है वो 22 नवंबर को ग्रहण किया गया था। दिसंबर 2025 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने किस संस्था के साथ प्रशिक्षण हेतु समझौता किया है? तो पुलेला गोपीचंद अकादमी। पुलेला गोपीचंद अकादमी कहाँ का है? तो यह हैदराबाद का है। इसके साथ तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। इसके तहत जो है वो बिहार सरकार बैडमिंटन पर विशेष फोकस करेंगे, बैडमिंटन के विकास के लिए ये कदम उठाए गए हैं। दिसंबर 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने
कितने रनों की पारी खेलकर यंगेस्ट लिस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो 190 रनों की पारी इनके द्वारा खेली गई थी और महज 84 गेंदों में। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी पिछले आईपीएल में भी इनका बड़ा ही धमाकेदार प्रदर्शन रहा था। अंडर 19 में भी इनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी और 14 वर्ष 272 दिन के हैं। दिसंबर 2025 में बिहार को किस वर्ष के यूथ नेशनल गेम्स की मेज़बानी मिली है? तो 2028 के लिए मेज़बानी मिली है। और पटना में ओलंपिक स्तर की तलवारबाजी ट्रेनिंग सेंटर की मंजूरी भी मिली है। ठीक है, यह राज्य के स्पोर्ट्स फोकस फिटनेस और राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं को बढ़ावा देगा। 291 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिसंबर 2025 में राजगीर बिहार में स्थित स्टेट स्पोर्ट्स अकादमी को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा एकेडमी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी गई है? तो एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये मान्यता दी गई है। 11 दिसंबर 2025 को एशियन हॉकी फेडरेशन ने राजगीर अकादमी को मान्यता दी, जो भारत की पहली ऐसी उपलब्धि है और यह हॉकी विकास के लिए ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बढ़ावा देगी, बिहार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा। दिसंबर 2025 में बिहार की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ओढ़नी डैम बांका। ये ओढ़नी दिख रहा है, तो ओढ़नी डैम अगर पूछा जाए कहाँ है तो ओढ़नी डैम बांका में है। कैनेडियन विशेषज्ञ जैक द्वारा साइट सर्वे के बाद 25 दिसंबर 2025 को ओढ़नी डैम को चुना गया, जो कि बांका में है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं, उपकरण और आवासीय ट्रेनिंग एथलीट्स के लिए उपलब्ध होगा, जो बिहार के वाटर स्पोर्ट्स को विकास में बढ़ावा देगी। नवंबर 2025 में बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी बालक श्रेणी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये जहानाबाद में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें से 38 जिलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। नवंबर 2025 में बिहार के किस शहर में ऑल इंडिया इंटर रेलवे कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो ये समस्तीपुर में इसका आयोजन किया गया है। बिहार के स्थानीय रेलवे खिलाड़ियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया और बिहार के स्थानीय रेलवे खिलाड़ियों के द्वारा पदक भी इसमें जीता गया। नवंबर 2025 में बिहार के किस युवा क्रिकेटर को आईपीएल 2026 की मेला नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये वैभव सूर्यवंशी हैं, युवा क्रिकेटर हैं, समस्तीपुर के रहने वाले हैं और नवंबर 2025 में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफ़ी शानदार धुआंधार प्रदर्शन किया था। पदक लाओ नौकरी पाओ, जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, बिहार में काफ़ी अच्छी योजना लाई गई है। इस योजना के तहत नवंबर 2025 में बिहार के कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है? तो कुल 71 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है। नवंबर 2025 में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने नेशनल पैरा एथलेटिक्स में शॉटपुट स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये ममता वर्मा है। और ममता वर्मा का संबंध आपसे पूछा जा सकता है किस चीज़ से है, किस इवेंट से है? तो ध्यान रखिएगा शॉटपुट से है ना, शॉटपुट से है और व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर जो है इनके द्वारा रजत पदक हासिल किया गया है। बिहार में गुरु गोविंद सिंह जयंती क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है 1666 में पटना में बिहार में हुआ था। इनकी जयंती 6 जनवरी को मनाई जाती है, जिसमें पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना, कीर्तन और लंगर वगैरह आयोजित किए जाते हैं। बिहार में मकर संक्रांति को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है और कैसे मनाया जाता है? तो खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। चूड़ा, दही और गुड़ के उत्पाद को खाया जाता है। लाई वगैरह आप खाते होंगे, है ना, दही, चूड़ा, तिलकुट ये सब खाए जाते हैं। बिहार दिवस 2025 के मुख्य समारोह कहाँ हुए थे? हालांकि ये 2025 के बारे में पूछा जा रहा है, 2026 वाला भी गांधी मैदान में ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। 2026 वाला अलग से कहीं नहीं हुआ, गांधी मैदान में ही हुआ है। रंगारंग कार्यक्रम वगैरह किए जाते हैं, तो ये इसको आप 2026 भी कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 300 क्वेश्चन आज हमने कवर किया। इसके बाद 90-92 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और इसके बाद मेरे द्वारा जो कंटेंट बनाया जा रहा है बिहार स्पेशल के तहत, जो हम लोग में हमारी टीम के द्वारा तैयार किया जा रहा है, वो आपके समक्ष बहुत जल्द लेकर उपस्थित रहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा समय लग रहा है चीज़ों को छाँट कर एक बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पठन पाठन का कार्यक्रम जारी रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसे वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।